In this video, we are going to learn about the answer key of the SST. So बोर्ड एग्ज़ाम सबका SST का हो चुका है, ठीक है, टर्म 1 का. तो एग्ज़ाम कैसा गया है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या फिर ख़राब गया है तो आफ्टर इवोल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है. तो वीडियो में बने रहें और देखें तो समझ में आ जाएगा. ये है क्वेश्चन पेपर CBSE के द्वारा जो दिया गया है, ठीक है. तो इसमें देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. ज़्यादा देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन सीधा रीड करती हूँ और उसका आंसर बताती हूँ, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Industrialization began in which one of the following European countries in the second half of the 18th century? So second half of the 18th century, industrialization began. So this is the keyword. So correct answer for this question is option number D, that is England. Question number 2, which type of governments are mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? So the correct answer for this question is option number A. Which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? So the correct answer for question number 3 is A option, that is Britain, Prussia, Russia, Austria. Question number 4. In which one of the following countries did the first liberalist nationalist upheaval take place in July 1813? So the correct answer for this question is option number A, that is France. Now, who among the following remarked, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? So the correct answer for this question is option number B, that is Metternich. Question number 6. Who among the following was the architect of the unification of Germany? Architect of the unification of Germany. So Otto von Bismarck is the correct answer. Okay, correct answer. Now, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर 6 क्वेश्चन ही बनाए तो उसमें ही लगता है कि ये तो सारे NCERT से ही है, ठीक है. तो जिसने भी NCERT पढ़ा होगा अच्छे से वो सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही ईजी होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है NCERT लाइन बाय लाइन मैच कर रहे हैं. और NCERT से लाइन बाय लाइन अगर मैच कर रहा है और कोई भी स्टूडेंट NCERT रीड करा होगा तो उसको ये लाइन्स याद आ गए होंगे कि ये लाइन ही तो मैंने पढ़ा है बुक में, ठीक है. So now moving to the next question. Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830s? So the correct answer for this question is Giuseppe Mazzini. Okay. Question number 8. In which one of the following state is overgrazing the main reason for land degradation? So Maharashtra is the correct answer. तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं भी पता था कोई बात नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, तो इसमें क्या होता है, ओवर इरिगेशन होता है. तो इसके थ्रू आप एलिमिनेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे कि महाराष्ट्र जो है करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द सॉइल विच इमर्जेस आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सलाइन इन नेचर. सो ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस वन, ये पूरा ही NCERT का स्टेटमेंट है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिड सॉइल. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स? सो ओके, मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स लिखा हुआ है यहाँ पे. तो प्लेन्स का जब पूछेगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रनिंग वाटर. अगर यहाँ पे पूछा जाता डिजर्ट एरिया के बारे में तब विंड होता, ठीक है. सो बहुत सारे वेबसाइट इसका आंसर विंड बता रहे हैं, बट विंड नहीं होगा. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन deforestation due to mining has caused severe land degradation in one of the following states. Which one is that? So Odisha is the correct answer. कि माइनिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हुआ है, तो ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड
किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861? सो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमानुअल टू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी ने भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा होगा ना टॉपिक, जो एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक में है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? सो यूनियन लिस्ट में इन सारे ऑप्शंस में से कौन इंक्लूडेड है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। सो कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियम मॉडल? सो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को करते हो तो अगर ये सब कीवर्ड मिले नॉट वगैरह, तो उसको आप राउंड कर दिया करो या बॉक्स वगैरह बना दिया करो, ताकि वो दिखे आपको कि इसमें नॉट करेक्ट को मार्क करना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज़ स्पेशल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द इनकरेक्ट, ओके, इन दिस स्टेटमेंट। सो हम लोगों को यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Now question number 15, which one of the following countries is the example of holding together federation? So India is the correct answer। ये भी statement लिखा हुआ है NCERT पॉलिटिक्स जो बुक है उसमें। And question number 16, which one of the following ethnic communities is in majority in Sri Lanka? श्रीलंका में majority कौन से ethnic group है? So Sinhalese is the correct answer। Question number 17, which one of the following subjects is included in state list? So state list में इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो अगर कोई स्टूडेंट को नहीं भी पता है कि स्टेट लिस्ट में क्या होता है, तो आप ना एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन में जा सकते थे। जैसे बैंकिंग है, करेंसी है, कम्युनिकेशन, ये सारा यूनियन लिस्ट में आता है। तो ऑफकोर्स जो बच गया बिजनेस, वो क्या आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ question number 18, activities that help in the development of primary and secondary sectors. Development of primary and secondary sectors come under which one of the following sectors? So अगर डेवलपमेंट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी में, सो टर्शियरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का करेक्ट फीचर निकालना है। सो करेक्ट फीचर इज दी ऑप्शन नंबर डी, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पूछ रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21, activities in which natural products are changed into the other forms come under which one of the following sectors? So question number 21, option number B is the correct one, क्योंकि इसमें ही natural products को other form में change करा जाता है। Industries is the best example, I think। Question number 22, the products received by exploiting natural resources, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सपोज दैट अगर इरिगेशन को हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो इरिगेशन इज द नेचुरल थिंग दैट वी आर यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग टू गेट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following factors is mainly responsible for declining water level in India? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर यूटिलाइजेशन। बहुत सारे वेबसाइट्स इसका आंसर इंडस्ट्रियलाइजेशन बता रहे हैं। सो आई सर्च्ड अबाउट इट, तो मैंने सब जगह सर्च करा तो मेरे को ओवर यूटिलाइजेशन ही मिला। सो ओवर यूटिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। Question number 24, which one of the following subjects is included in concurrent list? So option A, B, C and D। तो इस क्वेश्चन को आप देख कर ही लगा सकते थे कि हाँ मैरिज जो है वो concurrent लिस्ट में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो रीज़न एंड असर्शन टाइप है। तो इसमें असर्शन को रीड करें और रीज़न को भी पढ़ोगे तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ कि 25 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, ओके।
एंड 26 क्वेश्चन नंबर 26 सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 इज दी करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना हम लोगों को, ठीक है। सो 1 2 3 4 दिया हुआ है, सो 3 इसमें जो है वो रॉन्ग है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो 1 to 4 के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27, two statements are given below, same assertion and reason. So weavers in Silesia had led a revolt against contractors in 1845. So the reason for this is contractors had drastically reduced their payments. So option number A is the correct one. Okay. Question number 28, on which one of the following modern aspects did the New Germany place a strong emphasis? So इसमें न्यू जर्मनी जो है किस चीज़ों पे एम्फेसिस डाल रहा था? सो करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following Italian states are ruled by an Italian princely house? Okay, so this is Sardinia, Piedmont। NCERT पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा है NCERT में तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, तो इटालियन एलाइट लिखा हुआ है वहाँ पे। ही स्पोक फ्रेंच एंड मच बेटर देन इटालियन, येस इट इज़ करेक्ट। ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमैट, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये फोर्थ ऑप्शन जो है NCERT में नहीं मिला कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था या फिर नहीं, तो इसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। और ऐसा भी ऑप्शन कोई भी नहीं था जिसमें चारों ही ऑप्शन सही लिखा हो, तो इसके लिए हम लोग बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। सो 30 ऑप्शन नंबर बी। Now again assertion and reason type question. In Britain the formation of nation state was not the result of sudden upheaval. Reason, ethnic groups of Britain extended its influence. So yes, reason and assertion are both correct and correct explanation also. So 31 option number A is correct. Which among the following is not a problem of resource development? So रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कौन सा नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, ठीक है। नॉट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सारे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following human activities has contributed most in land degradation? So आप ये खुद से भी सोच कर सकते थे। of course deforestation is the correct answer. So 33A deforestation. Again assertion and reason type question. Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereals to high value crops. Reason, this will increase income and reduce environmental degradation simultaneously. तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपको डायरेक्टली NCERT में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर NCERT लाइन बाय लाइन रीड करा होगा तो ये क्वेश्चन पेपर उसके लिए बहुत ही ईजी था, ठीक है। सो इसमें क्या है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। ये सेम स्टेटमेंट NCERT में लिखा हुआ है, क्लियर है। सो 34 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। रीजन, डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेट्स हैं जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी है और अगर डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है मीन्स ज़्यादा अमाउंट में है, मेजॉरिटी है, तो अगर डोमिनेंस जो है वो कभी कभी क्या होता है किसी कंट्री के यूनिटी को भी अंडरमाइन करता है। सो यू कैन गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ सिन्हालीज दैट इज श्रीलंका। इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।
Again, reason and assertion type question. Power sharing is good. It helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. So yes, पावर शेयरिंग इज़ गुड, असर्शन सही है और रीज़न भी सही है कि अगर पावर शेयरिंग होगा तो सोशल ग्रुप्स के बीच में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 36. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. चूज द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग. रशिया यूनिटरी, चाइना फेडरल, कनाडा यूनिटरी, अर्जेंटीना फेडरल. तो इनमें से आप चारों में से अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका. Reason 1956 Act recognized Sinhala as the only official language. Yes, this is the true reason. But ये जो वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट था वो 1980s के आते आते में ज़्यादा हो गया था. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन. बोथ assertion and reason are true and correct explanation also. Question number 39. Identify horizontal power sharing arrangements among the following in modern democracies. So option number A is the correct one. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Now question number 40. Column 1, column 2. Union list, computer related matters, state list, forest, current list, पुलिस, सब्सिडरी मैटर्स, डिफेंस. तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली कर सकते थे अगर आपको पता है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट. ठीक है, और सब्सिडरी मैटर्स. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में ही ऑप्शन सेम थे. तो आप अगर ए भी लगाए हो तो भी सही है, सी भी लगाए हो तो भी सही है. ओके, सो 40 का आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज द की वर्ड इन दिस क्वेश्चन. You can mark the correct option as United States of America. Okay. Question number 42. Which is not an integral part of government. Office of the Prime Minister is the not an integral part of the government. So अगर किसी को नहीं पता था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. यहाँ पे नॉट ऑप्शन कहा था इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, assertion and reason. केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केरला में बहुत लो है. रीज़न क्या हो सकता है? बेसिक हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़. ओके, सो यस, ऑप्शन नंबर ए. एक्सप्लेनेशन, रीज़न, सॉरी, assertion एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट. और रीज़न जो है assertion का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 44. Suppose there are 4 families in your locality. The average per capita income of whom is 10,000. तो एवरेज दिया गया है, 3 का दिया है, चौथा निकालना है. तो मैथ्स पढ़ते ही हो, उसके एवरेज से आप कैलकुलेट करोगे. तो ये ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12,000 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स shows the highest share in GDP in India, that is tertiary services sector. ठीक है, ये भी NCERT में लिखा हुआ है. अगर आप डेटा के थ्रू जो साइड में बॉक्स बना रहता है उस पर देखे होगे तो दिख जाएगा. 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स शोज द हाईएस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट 2017 to 18 डेटा. सो प्राइमरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. ओके, तो ये भी NCERT में ही मिलेगा आपको, वहीं पे लिखा हुआ है. और सो क्वेश्चन नंबर 46 डन. Now moving to the next question. So the next question is a case based question. तो इसमें झूमिंग के बारे में दिया हुआ है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो अलग अलग प्लेसेस पे इसको अलग अलग नामों के से जाना जाता है. तो इसमें क्या है
कि आपको ये पैरा रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. सो दिस इज़ ईजी वन. क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा हाउ इज़ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड विद जूमिंग. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन. जूमिंग को ही शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कोनुको कौन सी जगह पे कहा जाता है? वेनेजुएला. इसी में रोका कौन सी जगह पे कहा जाता है? ब्राज़ील. सो ऑप्शन नंबर C is the correct one for the question number 49. Okay. Identify the major problem of zooming cultivation. Major problem ये था कि इसका लो प्रोडक्शन होता है. ठीक है, प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है. सो 50 का ऑप्शन नंबर डी. 51 इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बेवार के नाम से कौन से स्टेट में जाना जाता है? सो मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 52. सो यहाँ पे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड झारखंड के बारे में. इसमें हम लोगों को ऑप्शन मार्क करना है. सो इफ़ यू नो अबाउट दिस यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर ए. और अगर जिसने भी ऑप्शन नंबर ए मार्क करा है सही है, नहीं तो फिर बाकियों का गलत है. ओके. सो इसको भी चेक करने के लिए आप NCERT रेफ़र कर सकते हो. सो झारखंड कुरुवा हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ राजस्थान के लिए वेलरे हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर कोई दो भी पता है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू. तो ये जो केस स्टडी है इसको आप जब रीड करोगे तो पता चल जाएगा कि लक्ष्मी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती थी. प्राइमरी. अब ये जो है कौन सी कैटेगरी ऑफ फार्मर्स से बिलोंग करती है? सो दैट इज़ मार्जिनल. सो 54 का ऑप्शन नंबर सी, 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. ठीक है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट मैक्सिमम. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एग्रीकल्चर में. सो ऑप्शन नंबर B is correct for question number 55. How does construction of dams and canals create employment in large numbers in rural areas? Of course, option number C is the correct one because adjustment of large number of unskilled laborers. जो unskilled laborers हैं उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसमें कैनाल्स और डैम्स को बनाने के लिए, तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका आंसर हो जाएगा C. नाउ मूविंग टू दी लास्ट टू क्वेश्चंस दैट इज़ मैप बेस्ड क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन इतना ही इजी क्वेश्चन था और इसको एक वीक स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है. ठीक है. सो 59 यहाँ पे मैप पे दो स्पेसेस दिए हुए हैं. दीज आर दी प्लेसेस. सो बी जो है यहाँ पे जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 60 है. तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 59 हीराकुंड डैम कहाँ है? तो ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर. और यहाँ पे पूछा गया है ये प्लेस कौन सा है? सो दिस इज़ हीराकुंड डैम यहाँ पे है और ये स्टेट है ओडिशा. एंड दिस इज़ द जूट कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर A for the question number 60 and for the question number 59 option number C is the correct one. Okay, so this is the last question. I hope कि ये वीडियो पसंद आया होगा. और now after calculating the marks you can write your marks in the comment section कि आपको कितना मार्क्स मिला. और लिखोगे तो पता चलेगा हाँ कितने बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है या फिर उन लोगों के लिए क्वेश्चन का लेवल कैसा था. ओवरऑल देखिए तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था. ठीक है. और यही है कि इससे पता चलता है कि NCERT ध्यान से पढ़ना चाहिए. ठीक है. तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उनका मार्क्स पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन में उन्होंने सही करा है, गलत करा है. ठीक है. और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें
और अपने मार्क्स को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अपना रिव्यू भी वीडियो के बारे में ज़रूर दें। थैंक यू।